दोस्तों, चांद को देखने की हम सभी की जिज्ञासा रहती है। अब तक चांद पर 2 चंद्रयान भारत द्वारा भेजे जा चुके हैं। अब तीसरे चंद्रयान को हमने रवाना कर दिया है। ये अपने सफर पर निकल चुका है। चंद्रयान 2 की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान 2 में गड़बड़ी शुरू हो गई थी, जिसके चलते वह अपनी दिशा से भी भटक गया था। अगर उस समय भारत चांद पर विक्रम लैंडर को सही सलामत उतार देता तो भारत का नाम चांद पर उतरने वाले देशों में चौथे नंबर पर शुमार हो जाता। फिलहाल भारत का विक्रम लैंडर तो चांद पर नहीं पहुंच सका, लेकिन इजराइल जरूर पहुंच चुका है। 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेसी स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया लैंडर भी सतह पर क्रैश लैंड हो गया। हालांकि भारत ने हार नहीं मानी और अपनी पहली गलती से सीखकर इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इस मिशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। आखिर इस मिशन पर कितना खर्च होगा और वो चांद पर जाकर करेंगे क्या? आज हम चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। इसके मिशन में 600 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आने वाली है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। ये मिशन इसलिए भी इतना मुश्किल बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। साउथ पोल पर परेशानी ये होगी कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते और न ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। दोस्तों, हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैंडिंग इतनी मुश्किल बन जाती है और यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके को इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, इसलिए हमें वहां के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं है और इस वजह से साउथ पोल पर लैंड करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले इसरो का चंद्रयान भी साउथ पोल पर क्रैश लैंड हुआ था और चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल पर उतारने का प्लान है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ एक किस्म का परमानेंट शेडो यानी कि स्थायी छाया है। इस वजह से यहाँ का तापमान भी काफी कम है और यहाँ बर्फ मिलने की संभावना भी ज्यादा है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन की है, जिनमें अमेरिका के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, चीन का चेंगी 4 2018 और भारत का चंद्रयान 2008 प्रमुख है। अब जाहिर बात है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम ही रहा होगा, अगर साउथ पोल पर इतना कठिन है तो फिर हम साउथ पोल पर ही क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि चंद्रयान 1 ने साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी। आगे चलकर नासा के लूनर रिकॉन्सियस ऑर्बिटर ने यह कंफर्म किया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जो कि सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें यहाँ पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की रेडिएशन से दूर होने की वजह से अगर उन क्रेटर्स में हमें जीवन के संकेत मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा हमारा चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया था और चांद के साउथ पोल पर फिर से उतरने के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है। हमारे इरादे भी वही हैं और हमारा मकसद भी वही है। चंद्रयान 3 पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि ये चांद की सतह से डेटा इकट्ठा कर पाएगा। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जैसी होंगे, लेकिन इनमें कुछ बेहतर बदलाव होंगे। इनके बारे में आगे आपको पता चलेगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिट की जगह चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो कि किसी ऑर्बिट की तरह चांद को ऑर्बिट करेगा और लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब इसके तीनों कंपोनेंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल उड़ाने वाला हिस्सा। ये देखने में एक बॉक्स की तरह होगा, जिसे एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। एक टॉप पर बड़ा गोल स्ट्रक्चर है जिसे आप इंटर मॉड्यूल एडेप्टर कोण भी कह सकते हैं, जो कि लैंडर को माउंट करने के लिए है। इसके अलावा इसकी दिशा और गति को कंट्रोल करने के लिए मैट्रेटिट्स भी लगाए गए हैं। वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को कैरी कर चांद के ऐसे एरिया तक ले जाना जहां पर रिसर्च करनी है और लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए तैयार करना और लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच मदद करना, और ये सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तौर पर काम में लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है लैंडर मॉड्यूल, उतारने वाला हिस्सा। ये भी एक बॉक्स की तरह होगा जिसमें सरफेस पर रेस्ट करने के लिए इसमें 4 पैर लगे होंगे। लैंडिंग के समय उतरने के लिए इसमें भी लैंडिंग थ्रस्टर लगे होंगे। इसका वजन 7552 किलोग्राम है। इसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसके साइड में सोलर पैनल लगे होंगे जो कि इसकी पावर की जरूरत को पूरा करेंगे। इस मिशन में इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी इसे सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करवाना। इसके लिए इस लैंडर में कई तरह के सेंसर का प्रयोग भी किया गया है।
जैसे एक्सेलेरोमीटर, अल्ट्रीमीटर और कैमरा भी इसमें लगाया गया है, जो कि खतरे को भांपने और सतह को अच्छी तरह से मॉनिटर करने और किसी भी अलग चीज को अवॉइड करने के लिए से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब कुछ केवल सही लैंडिंग के लिए है और इन सब की वजह से ग्राउंड कंट्रोल सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर किसी सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरे सेंसर उसकी जगह काम करेंगे और इसकी ऊंचाई को कम करने के लिए रिएक्शन व्हील का इस्तेमाल भी किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स बैंड एंटीना इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमें डीप स्पेस नेटवर्क में जोड़े रखेगा। इसके साथ इसके एक कंपार्टमेंट में रोवर भी मौजूद होगा, जो कि एक रैम की मदद से सरफेस पर उतारा जाएगा, ठीक चंद्रयान 2 की तरह। इसका अंतिम हिस्सा है रोवर, घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। 6 पहियों वाले इस रोवर में कई नेविगेशन कैमरे लगे होंगे। एनर्जी जरूरत के लिए सोलर पैनल और डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटीना भी इस पर लगाए गए हैं। रोवर सबसे पहले तो लैंडर को डेटा ट्रांसफर करेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रपल्शन मॉड्यूल को डेटा भेजेगा और फिर वही डेटा हम तक पहुंच जाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की थर्मल प्रॉपर्टी एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशन में यहाँ का थर्मल व्यवहार कैसा है। इसके साथ ही वहां होने वाली हलचल की गतिविधियों को भी नोट करेगा। इसके अलावा इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड लोनोस्फीयर इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के वातावरण में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा और पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरी लैंडर में मौजूद होगा, जो कि इसरो को नासा द्वारा दिया गया है। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैंडिंग लाइट की लोकल सरफेस, वहां की कंपोजिशन आदि को स्टडी करने के लिए इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो वहां की मिट्टी और लोकल सरफेस की स्टडी करेगा। ये थे इंस्ट्रूमेंट जो कि लैंडर और रोवर साइंस मिशन पर परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। शुरुआत में हमने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर यानी प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में बताया था। इस बार ऑर्बिट को स्पेशल साइंस मिशन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इसमें द स्पेक्ट्रो पोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ को जरूर जगह दी गई है, जो कि चांद के ऑर्बिट में रहकर धरती की स्टडी करेगा। ये वाकई में बहुत ही उम्दा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो दोस्तों, हम चंद्रयान 3 से वो डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनी बनाने के लिए चाहिए होगा। नासा और ईसा के फ्यूचर प्लान चांद के साउथ पोल पर कॉलोनी बनाने के हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए क्रेटर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पानी मौजूद होने की वजह से फ्यूल और डेली नीड भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, चांद को समझने का इसरो का ये सबसे बेहतर कदम है। क्या आपको भी लगता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके भारत का नाम विश्व और अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज करा दिया है? क्या आप भी मानते हैं कि जिस तरह से भारत ने चांद पर पानी की खोज की है, उसी तरह से भारत चांद पर जीवन की खोज करने में भी एक दिन जरूर कामयाब होगा? ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।